वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 साइंस। क्लास 10th का हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का हमारा चैप्टर नंबर 1। ठीक है, मैं एक बार आप इस वीडियो को वॉच करो। ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको बुक से एक बार रीडिंग लेनी है इस चैप्टर की। उसके बाद डेफिनेटली श्योर कि 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो हमारा पार्ट है केमिस्ट्री का। किसका पार्ट है? वो हमारा केमिस्ट्री का। तो साइंस क्या होती है? साइंस इज ए पर्टिकुलर स्टडी ऑफ द नेचर ऑल द थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन द नेचर विद द पर्टिकुलर रीजन्स दैट इज कंसिडर्ड टू बी साइंस। इसकी 3 ब्रांच होती है हमारी। केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और हमारे पास है फिजिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। बायोलॉजी क्या होती है? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, ऑल लिविंग बींग्स दैट इज कंसिडर्ड टू बी बायोलॉजी। फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज इज कॉल्ड फिजिक्स। अब जो हमारी केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। क्या क्या केमिस्ट्री हमारे पास? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। इसके साथ ही हमारे पास बायोलॉजी के भी 2 पार्ट है। एक तो हमारे पास है जूलॉजी और दूसरा क्या हमारे पास है? बॉटनी। अब जू का मतलब चिड़ियाघर होता है और चिड़ियाघर में जीव जंतु रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लिविंग बींग की जो स्टडी आएगी वो जूलॉजी में चली जाएगी। प्लांट्स की जो स्टडी आएगी, हर्ब्स कब की जो स्टडी आएगी वो हमारी किस में चली जाएगी? वो हमारी बॉटनी में चली जाएगी। फिजिक्स जो है भाई उसके 22 ब्रांच होती है टोटल। फिजिक्स की टोटल ब्रांच कितनी है? 22। तो अब हम सिलेबस पर आते हैं। जो हमारा क्लास 10th का सिलेबस है वो हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या हमारा? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का हम सबसे पहले, इट्स इक्वेशन भी बोल सकते हो, इसका हम सबसे पहले मीनिंग समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप के चेंज आते हैं भाई नेचर के अंदर। एक तो होते हैं हमारे पास केमिकल चेंज और एक होते हैं हमारे पास फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज आर दो चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एंड दी चेंजेस कैन नॉट बी गेट रिवर्स्ड। ऐसे चेंज जिसमें किसी न किसी एक नई चीज़ की फॉर्मेशन होती है उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं, इनको हम उल्टा नहीं कर सकते। फिजिकल चेंज आर दो चेंज डेट कैन बी रिवर्स, जिन चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे कौन से चेंज रहेंगे? फिजिकल चेंज रहेंगे। एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, और इसमें किसी भी नई चीज़ की फॉर्मेशन नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, और द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा C+O2, अगर मैं इनको रिएक्ट करवा रही हूँ तो ये केमिकल रिएक्शन है, और अगर मैं इसको लिख के बता रही हूँ तो ये मेरी केमिकल इक्वेशन है। C+O2 से हमें क्या मिल गया? CO2। सिमिलरली इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिविटी है बुक में 1.1 एक्टिविटी है, चाहे आप RS अग्रवाल या कोई भी बुक कंसिडर करें। फर्स्ट एक्टिविटी है जो इस चैप्टर की, कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम भाई एक मेटल है, मेटल प्लस ऑक्सीजन लोगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लोगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिया तो आपने क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यानी कि Mg+O2 से क्या बन जाएगा? MgO बन जाएगा। इससे वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? तो मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर because we have to remove the oxide layer which is present on the surface of it for a complete combustion। कि इसका अच्छे से complete combustion हो जाए उसके लिए हम इसके ऊपर जो एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है, बाय यूजिंग द सैंड पेपर वी हैव टू क्लीन दैट। तो हम उसको सैंड पेपर का यूज करके क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर आपका एक इन टेक्स्ट का एक क्वेश्चन भी कवर हो जाता है। किस टाइप की फ्लेम होगी जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा?
तो भाई डेजलिंग फ्लेम होती है। कैसी फ्लेम होगी? डेजलिंग। और डेजलिंग फ्लेम कैसी फ्लेम होती है? जैसे दिवाली पर फुलझड़ी हम जलाते हैं, उन फुलझड़ियों से जो हमारी फ्लेम निकलती है उसको हम कहते हैं डेजलिंग फ्लेम। वाइट कलर की ऐश की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद एक्टिविटी 1.2 पर आते हैं। तो एक्टिविटी 1.2 में आपको लेड नाइट्रेट को यानी कि PbNO3 की वोल्ट वाइज को रिएक्ट करवाना है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो इसने पूछा यहाँ पर किस कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट होते क्या है। द अनसोल्यूबल सब्सटेंस इन ए प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ें अनसोल्यूबल प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। द अनसोल्यूबल सब्सटेंस इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए प्रेसिपिटेट। कि जो अनसोल्यूबल चीज़ें हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? उनको हम प्रेसिपिटेट बोल रहे हैं। तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट जब हमारा रिएक्ट करेगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। किस कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे? येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। एक्टिविटी, और ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और प्रेसिपिटेशन भी है। एक्टिविटी 1.3 की अगर हम बात करें तो कोई भी मेटल, ठीक है, उन्हें कहा जिंक, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो फॉर्मेशन देती है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। किसकी फॉर्मेशन देगी? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये मैं चैप्टर 3 से कनेक्ट कर रही हूँ चैप्टर 1 को। तो वहाँ पर मेटल हमें दे रखी है Zn यानी कि जिंक को रिएक्ट करवाना है H2SO4 के साथ। तो यहाँ आपके पास बनेगा जिंक सल्फेट और उसके साथ कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर हम ऐसे ही जिंक को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमें मिलेगा जिंक क्लोराइड और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस चैप्टर में जो जनरेट होता है वो आता है कि व्हाट आर द केमिकल चेंज प्लेस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। कि एक केमिकल रिएक्शन जब अक्कर होती है तो क्या क्या केमिकल चेंज टेक प्लेस होते हैं। वही सबसे पहले हो जाएगा चेंज इन स्टेट। कोई चीज़ सॉलिड में थी लिक्विड में बदल जाती है, लिक्विड में थी गैस से, गैस से थी वेपर में। तो सबसे पहला हम लिखेंगे चेंज इन स्टेट। ठीक है। सेकेंड हम लिख देंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस, या तो गैस रिलीज होगी या गैस एब्जॉर्ब होगी। फिर उसके बाद हम लिख देंगे चेंज इन स्टेट हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। फिर हम लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जो है वो भी हमारा चेंज हो जाता है। तो चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा एक। और नेक्स्ट और हमारा क्या क्या हो सकता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, कि नई चीज़ भी बनती है, ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बनता है वो आता है व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट एंड व्हाट आर प्रोडक्ट। देखो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए और वो रॉ मटेरियल आपका क्या बनेंगे? रिएक्टेंट बनेंगे। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो एक केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं हम उनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन दैट आर कॉल्ड ए रिएक्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट, द फाइनल सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद जो चीज़ बनकर तैयार होती है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? मैंने दो टाइप की होंगी। एक तो होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है। बैलेंस का मतलब क्या होता है? कि दोनों साइड जो चीज़ बराबर हो उसी को आप क्या कहोगे? बैलेंस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अनबैलेंस और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। थैंक यू so much for watching. For more videos, like, share and subscribe.